हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 20 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 21 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 20 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 21। देखिए, ये 150 प्रश्न है, कुल 6 भाग के माध्यम से होंगे, जिसमें से सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं भाग 1 के अंदर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए, पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर पूर्वी मैदान है, उसका संबंध है वो दोस्तों गंगा यमुना मैदान से है। यहाँ पर सिंधु नदी का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए अपना 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचाई एवं उबड़ खाबड़ है कहलाते हैं। जो छोटी पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में दोस्तों सिरोही के अंदर भाकर बोलते हैं। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भाकर। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है तो वो करता है दोस्तों इसमें ईएडी जलवायु। ईएडी यानी कि उष्ण शुष्क जलवायु। बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी और पूर्वी बीकानेर में आते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है दोस्तों मुख्य नदी, दूसरी तरफ है सहायक नदियां। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो है सिवान और परवन। माही की सारी सहायक नदी तो दोस्तों अनास और चाप, ये दोस्तों माही की सहायक नदियां हैं। और साबरमती की है दोस्तों वाकल और हथमती है, और बनास की है दोस्तों खारी और बांडी। तो यहाँ पर इसमें 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 3 4 1। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 3 4 1। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। बताइए कौन सी नदी की बात हो रही है, वो अपने को बताना है। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हथमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बताइए कौन सी नदी की बात हो रही है? उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। तो दोस्तों वो नदी है साबरमती। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साबरमती। 6 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये बीकानेर में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य, सूची सेकंड में स्थान है। देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? तो दोस्तों जैसलमेर में। ताल छापर कहां पर है? तो दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। और बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां है? तो दोस्तों ये भरतपुर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 यानी कि अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 4 1 2। 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोम स्टर्स उप मृदाकण का विशेष महत्व है? राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोम
स्टेटस उपमर्दा का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, वो है वर्टिसोल्स में। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये जो मृदा है ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सरसों, तारामीरा एवं अलसी। सरसों, तारामीरा एवं अलसी, यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में या किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए, तो वो है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 100 से कम जनसंख्या घनत्व आप सभी को बताया, सबसे पहले सबसे कम है जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में है 92। ये तीन ही जिले हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति समुदाय में लहंगी कूदने की परंपरा प्रचलित है? लहंगी कूदने की परंपरा प्रचलित है। तो दोस्तों ये सहरिया जनजाति में। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये वर्षा आने की खुशी में दोस्तों ये नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, गलत युग्म कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए डोलामाइट निक्षेप है और दूसरी तरफ जिला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बाजरा काबरा दोस्तों ये ब्यावर जिले में पड़ता है, बिल्कुल सही है। मांडल है ये दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। करौली कसोली ये राजसमंद में पड़ता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। इंडो की ढाणी ये कोटा गलत दे रखा है, ये दोस्तों जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, जोधपुर में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? पन्ना खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टिक्की है, गोगुंदा है, काला गुमान है, लेकिन सरवाड़ नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरवाड़ है इसका सही उत्तर। ठीक है, ये सरवाड़ है, ये अजमेर में है और ये तांबड़ा खनन क्षेत्र है। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेट्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेट्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल है, सूची सेकंड में पर्यटन सर्किट है। सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल है और सूची सेकंड में पर्यटन सर्किट है। तो यहाँ पर देखिए गना पक्षी विहार, गना पक्षी विहार है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये अलवर सर्किट के अंतर्गत आता है, अलवर सर्किट में। और गागरोन का किला ये दोस्तों हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत आएगा। हवा महल है ये जयपुर सर्किट के अंतर्गत, और गणेश्वर है ये शेखावाटी सर्किट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 1 यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 3 4 2 1। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो कौन से जिले से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों ये देखिए कोटा, बूंदी, बारां से तो होकर गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेक्सिटोरी ने की थी, यानी कि एलपी टेक्सिटोरी ने की थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों
के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए प्राक हड़प्पा नहीं, हड़प्पा कालीन अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा कालीन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो कुंभा। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, कुंभा। 19 नंबर का प्रश्न, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हिरण्यक क्या है? हिरण्यक क्या है? तो दोस्तों ये हिरण्यक है, ये भूमिकर है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भूमिकर। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो ये किस किले में स्थित है चोखोलाव महल? तो दोस्तों ये जोधपुर दुर्ग में है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर दुर्ग में। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर है कन्हैयालाल बागल हवेली। कन्हैयालाल बागल हवेली है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये चूरू के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। निहाल टावर है वो धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। मोडा पहाड़ा है वो दोस्तों झुंझुनू में है, ये भी बिल्कुल सही है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये दरगाह है वो झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन दोस्तों यहाँ पर नागौर है वो गलत दे रखा है, नागौर की जगह झुंझुनू आएगा। आगे देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ स्थान है तो दूसरी तरफ उत्सव है। यहाँ पर देखिए श्री महावीर जी के वहां पर दोस्तों कौन सी होली खेली जाती है? करौली के अंदर लठमार होली खेली जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले का 3 हो जाएगा। बिनाय अजमेर के अंदर दोस्तों कोडामार होली खेली जाती है, तो ये इसका 1 हो जाएगा। सांगोद दोस्तों, सांगोद जो कोटा में पड़ता है, और यहाँ पर दोस्तों न्याहण, न्याहण की झांकियां यहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, सांगोद कोटा की। और बाड़मेर में दोस्तों, बाड़मेर में पत्थरमार होली है वो खेली जाती है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, देखिए रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है अलगोजा से, अलगोजा वादक है दोस्तों ये, 1 नंबर का ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुलाबो सपेरा है, कालबेलिया नृत्यांगना है, तो यहाँ पर इसमें कालबेलिया नृत्यांगना है, ये लोक नृत्य से संबंधित है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है भराड़ी। क्या बोलते हैं? भराड़ी बोलते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भराड़ी। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनना है। संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। लालदास जी है ये गृहस्थ संत थे, इनकी पत्नी का नाम मोगरी था, ठीक है। आगे देखिए, संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों नहीं करवाया गया, ठीक है। इनके समाधि स्थल पर दोस्तों अश्विन माह की एकादशी को माघ पूर्णिमा का मेला लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 और न ही 2, यानी कि दोनों के दोनों असत्य हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा? यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कौन से किले के बारे में लिखा था? तो दोस्तों जालौर के किले के बारे में लिखा था ऐसा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा था? हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था जमनालाल बजाज ने। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जमनालाल बजाज ने। 29 नंबर का प्रश्न है, मिर्जाई, दुतई और डागला
किसके प्रकार है? मिर्जाई, दुतई और डागला किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये अंगरखी के प्रकार है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही अंगरखी के ये प्रकार है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है बूंदी चित्र शैली। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बूंदी शैली। 4 नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दोस्तों अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने दोस्तों वर्धा गए थे। गांधी जी से मिलने दोस्तों वर्धा गए थे। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। पहला ही कथन है वो दोस्तों पहला वर्धा वर्धा नहीं गए थे दोस्तों, ठीक है, ये बम्बई बम्बई गए थे, ठीक है। तो अपना पहला कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपने को क्या बताना है कि सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है पहला तो गलत हो जाएगा, तो दूसरा सही है, तो केवल बी सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942 में हुआ था ये जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, इसका संबंध है वो दोस्तों झालावाड़ रियासत से है। तो ये अपना जो दूसरा नंबर का ये है ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 है वो क्या है? सत्य है, और 2 इसमें गलत है। तो गलती पूछा गया अपने को, तो केवल 2 गलत है, 2 नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न, निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी किसकी उपबोली है? तो दोस्तों ये मालवी की उपबोली है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, 18वीं सदी में रचित 8 देश गुजरी नामक रचना में किस बोली का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? 8वीं सदी में रचित 8 देश गुजरी नामक रचना में किस बोली का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ढूंढानी का। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ढूंढानी का। 35 नंबर का प्रश्न है, लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें ढोला मारूरा दोहा। यहाँ पर इसमें दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये किसके द्वारा रचित है? कवि कल्लोल के द्वारा ये रचना, कवि कल्लोल की रचना है दोस्तों ये ढोला मारूरा दोहा। आगे देखिए, तपसीरी खेती सुपुतारे कर्मा नामक कृति के रचनाकार है। तपसीरी खेती सुपुतारे कर्मा नामक कृति के रचनाकार है। तो दोस्तों रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों हर्षदान हर्ष। हर्षदान हर्ष 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, मुणोत नयनशिरी ख्यात का संपादन किसके द्वारा किया गया? मुणोत नयनशिरी ख्यात का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा गौरी शंकर ओझा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रकाश पथ के रचनाकार है। प्रकाश पथ के रचनाकार है तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों इकराम राजस्थानी। इकराम राजस्थानी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थानी साहित्य की शब्दावली के संदर्भ में निम्न को दोस्तों सुमेलित करना है। निम्न को सुमेलित करना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए, कक्का, बताइए कक्का किसको बोलते हैं? कक्का दोस्तों जिनमें वर्णमाला के 52 वर्णन में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा दोस्तों वर्णमाला के
52 वर्ण में से प्रत्येक वर्ण से रचना प्रारंभ करना। और झूलना, झूलना किसको बोलते हैं दोस्तों? ये राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है दोस्तों, झूलना। और टब्बा, टब्बा है दोस्तों ये मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारे पर की गई टिप्पणियां। और दुआवेत ये गद्य पद्य में लिखी तुकांत रचनाएं। तो यहाँ पर इसमें दो एक यानी कि बी ए डी सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ काव्य ग्रंथ है, दूसरी तरफ संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अमरसार, अमरसार जो ग्रंथ है इसका संबंध किससे है? तो ये महाराणा प्रताप और दोस्तों अमर सिंह के शासनकाल से संबंधित जानकारी मिलती है दोस्तों इसमें, यानी कि अमर सिंह के शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अमीरनामा के अंदर दोस्तों अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। और क्याम खा रासो, क्याम खा रासो है, ये चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है दोस्तों इसमें। और मुंडियारी ख्यात में मारवाड़ मुगल संबंधों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर इसमें बी ए डी सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी ए डी सी। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी ए डी सी। सेकंड नंबर का भाग है इसमें देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित ये 25 प्रश्न होंगे मित्रों। ठीक है, 40 प्रश्न अपन ने भाग 1 में पढ़ लिए। अब अपन भाग 2 में 25 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, गोडावन के लिए विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये रामदेवरा जैसलमेर में स्थापित किया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के बारे में सही नहीं है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, इस अभियान का प्रारंभ फरवरी 2024 में किया गया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसके तहत 20,000 जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके तहत दोस्तों 20,000 जल संचरण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना। 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन, ठीक है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। इसका प्रावधान अंतरिम बजट 2024-25 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के बारे में सही नहीं है, तो दूसरा नहीं है। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये बीकानेर की स्थापना है, ये 1989 में की गई। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1989 में। आगे देखिए, बांडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों मिहिर कुल ने। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिहिर कुल। 45 नंबर का प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नल रवि राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पोलो। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पोलो। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के किस प्राचीन नगर से हिंद यवन शासक मिनेंडर के सिक्के मिले हैं? हिंद यवन शासक मिनेंडर के सिक्के कहां से मिले हैं? तो दोस्तों ये नगरी से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान MSME नीति 2024 है, निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? दोस्तों ये MSME नीति 2024 है, ये 31 मार्च 2029 तक है दोस्तों ये लागू रहेगी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है, दल बदल के आधार पर किसी विधानसभा सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष में निहित है ये। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन में इसका वर्णन मिलता है। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता? लोकायुक्त की जांच के दायरे के अंदर दोस्तों पंच, सरपंच, विधायक, राज्य का महालेखाकार,
राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी है वो इसके जांच के दायरे के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? बताइए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2009 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2009 में। नेक्स्ट आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए योजना किशोरी बालिका योजना राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? तो किशोरी बालिका योजना कितने जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? तो ये दोस्तों 5 जिलों में दोस्तों ये क्रियान्वित की जा रही है, जैसलमेर, बारां, धौलपुर, करौली और सिरोही में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नवाचार में 5 आई में शामिल नहीं है। बताइए, 5 आई में शामिल नहीं है। तो दोस्तों एक है इनिशिएटिव, एक है इनोवेशन, एक है इंक्वायरी, एक है इमिग्रेशन और एक है इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए नवाचार नहीं है, तो यहाँ पर इसमें पहल है, आविष्कार है, पूछताछ है, कल्पना है और कार्यान्वयन है, लेकिन नवाचार नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर बालिका प्रोत्साहन योजना के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो कौन सा कथन है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस योजना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं पात्र हैं, बिल्कुल सही है। इस योजना अंतर्गत 5,000 रुपए एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह योजना सत्र 2008-2009 में शुरू की गई थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक कब होती है? तो दोस्तों मासिक बैठक कब होती है? तो ये अमावस्या को होती है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमावस्या को होती है ये मासिक बैठक। 55 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो दोस्तों ये वैचारिक समझ पर बल देती है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 56 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या है वो कितनी होगी? तो दोस्तों वो होगी 6। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटल शुल्क या प्रति व्यक्ति शुल्क लेता है, तब अधिनियम में उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो उसमें दोस्तों लिए गए प्रति बालक शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न है, आरटीई रूल्स 2011 के अनुसार राजस्थान के विद्यालयों में गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? आरटीई रूल्स 2011 के अनुसार राजस्थान के विद्यालयों में गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसमें कौन होता है दोस्तों? तो वो है अभिभावक होता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अभिभावक। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 10 में यह प्रावधान है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल की पहली कक्षा में प्रवेश पाने हेतु होने चाहिए? तो यहाँ पर इसमें ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 25% है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई आरटी में 25% ही बच्चे
पूरी क्लास के 25% बच्चे ही है वो आरटी में पढ़ सकते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया गया? कहां पर किया गया? तो दोस्तों ये लोहली गांव बूंदी में किया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोहली गांव बूंदी में। 62 नंबर का प्रश्न है, इसरो व नासा के संयुक्त मिशन निसार के प्रक्षेपण में निम्न में से किस यान का प्रयोग किया गया? इसरो व नासा के संयुक्त मिशन निसार के प्रक्षेपण में निम्न में से किस यान का प्रयोग है वो किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है GSLV F-16। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, 7 से 12 जुलाई 2025 को चेन्नई में तटरक्षक अभ्यास जामाता का संबंध है, बताइए दोस्तों। ये जामाता तटरक्षक अभ्यास किया जा रहा है और ये 7 से 12 जुलाई 2025 को किया गया था। ये भारत और जापान के बीच में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक मुश्त समझौता योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक मुश्त समझौता योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह योजना 1 जुलाई 2024 तक के अवधि पार हो चुके मध्यम व दीर्घकालिक ऋणों से राहत प्रदान करने हेतु है, बिल्कुल सही है। इसमें ऋण लेने वाले सदस्यों को 15% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसमें ऋणी पुनः ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र माना जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों इसमें सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पात्र पत्रकारों एवं उनके परिवारों को कितनी चिकित्सा व्यय की सुविधा मिलेगी? बताइए, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पात्र पत्रकारों एवं उनके परिवारों को कितनी चिकित्सा व्यय की सुविधा मिलेगी? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 10 लाख। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 10 लाख। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचते रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर मोहनजोदड़ो। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित है? तो वो है दोस्तों दिव्यावदान। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दिव्यावदान। 68 नंबर का प्रश्न है, भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी पीपल के नीचे। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पीपल के नीचे। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न है, अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहाँ से? तो ये शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से, शाहबाजगढ़ी व मानसेरा से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो दोस्तों अशोक ने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, वो ली थी उपगुप्त से। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपगुप्त से। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, अशोक के दम की परिभाषा ली गई? तो दोस्तों ये ली गई राहुलोवाद सूत्र से, ठीक है, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसने किया? तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसने किया? तो दोस्तों किसने किया ये? तो ये बलबन ने किया था, यानी कि 40 अमीरों का दल है उसको समाप्त किया था बलबन ने। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया? तो वो प्रारंभ किया दोस्तों शेरशाह सूरी ने।
यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों देखिए, ये जो सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है, ये कुल 120 अंक के होंगे, ठीक है। और अगर आप ये प्रश्न सही करना चाहते हैं, इस पार्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न वो सही करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर वो क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें। अमृत है दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? तो दोस्तों वो थे शाहजहां के। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शाहजहां के। आगे देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो दोस्तों ये मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1928 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1928 में। 77 नंबर का प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है वी सिरोल। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वी सिरोल। 78 नंबर का प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब जब दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रमशः दोस्तों घटता है। क्या है? घटता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, सॉरी असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन का दोस्तों अपने को यहाँ पर है चयन करना है और कूट भाषा में बताना है कि दोस्तों कौन सा इसमें सही है, मतलब गलत है। देखिए, भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तो अपना पहला ही गलत हो जाएगा। पहला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट, 67 नहीं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये विस्तृत है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत है वो कहां पर है स्थित है? तो दोस्तों ये समताप मंडल में है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है मानसून जलवायु का। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक विशेषता के आधार पर दोस्तों रासायनिक विशेषता के आधार पर संमंडल में किसे शामिल किया जाता है? संमंडल में किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों संमंडल में सौभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इन सभी को शामिल किया जाता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो दोस्तों वो है बेगुला। दोस्तों बेगुला एक ठंडी धारा है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर बहती है। ये 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। जहां निम्नलिखित नहीं होते, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है गहरा समुद्र नहीं होता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गहरा समुद्र। आगे देखिए, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों उसका नाम है दोस्तों होन्शु। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, होन्शु। 87 नंबर का प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है? तो वो है दोस्तों ब्राजील के अंदर, ब्राजील में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्राजील में। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? बताइए
निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अमेजन वर्षावन। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओकापी किस महाद्वीप का विशिष्ट प्राणी है? ओकापी किस महाद्वीप का विशिष्ट प्राणी है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर अफ्रीका। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा देखिए 4 एग्रो फूड पार्क है राजस्थान में। एक है दोस्तों गंगानगर में, एक जोधपुर में, एक कोटा में और एक अलवर में। तो यहाँ पर इसमें किशनगढ़ अजमेर में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 91 नंबर का प्रश्न है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो दोस्तों ये विकसित किए गए हैं दोस्तों जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित बिड़ला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़ नहीं है, बाकी तीनों है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है तो वो है दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में चीन के शहर है और सूची सेकंड में यहाँ पर प्रसिद्ध उद्योग है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है, देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए संगाई में दोस्तों कौन सा उद्योग है? बताइए, संगाई में दोस्तों कौन सा उद्योग है? तो संगाई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, संगाई के अंदर दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, और चांगचुन दोस्तों, चांगचुन है वो ऑटोमोबाइल और मशीनरी उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये ऑटोमोबाइल आ जाएगा। और एहसान दोस्तों, एहसान है ये लोहे इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और वुहान है वो जलयान निर्माण से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें डीएबीसी डीएबीसी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही डीएबीसी। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो बताइए किस प्रकार की कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, वो है दोस्तों पशुपालन कृषि। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों देखिए दोहरी कार्यपालिका ये नहीं है, बाकी दोनों है, बाकी तीनों है। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित है? तो कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित है? तो दोस्तों उसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं वो सम्मिलित है। 2 नंबर ऑप्शन सही। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों ये 1976 में किया गया। ठीक है, 1976 में यानी कि 42वां संविधान संशोधन में इसको सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व है भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये अपना पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं। ठीक है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं, 2 नहीं 4, तो ये गलत हो जाएगा। एक है उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व है उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। तो दोस्तों ये भी इसमें गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व है उस उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों गलत है। 100 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा सदस्य एमएलए की
अयोग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि किसी विधानसभा का सदस्य निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है तो इससे सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, यदि किसी सदस्य की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग की राय लेनी होगी, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग की राय क्यों नहीं लेनी, क्यों लेंगे? चुनाव आयोग की राय है वो नहीं लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। तो दोस्तों यदि खतरा भारी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का, इन दोनों का, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 का। 1 और 3 पे आपात घोषणा कर सकता है, 1 और 3। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान कानून बनाकर नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान कानून बनाकर नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद, बताइए। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 243 डी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का नहीं, अनुच्छेद 243 टी, अनुच्छेद 243 टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? तो दोस्तों वो की थी पीके थंगुन समिति ने। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, भारत में महिलाओं के लिए संसद की पहली स्थायी समिति कब गठित हुई थी? तो ये कब गठित हुई थी? ये गठित हुई थी 1997 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी? तो कौन प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी? तो वो बनी थी दोस्तों मीरा कुमार। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 107 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की वर्तमान 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक है? तो कुल कितनी महिला विधायक है? तो दोस्तों 21 है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 108 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए कथन है, देखिए केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। कारणार्थ देखिए, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, और कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नदी के जल के उपयोग के संबंध में राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने हेतु संबंधित राज्य सरकारें कानून पारित करके न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें किसी भी विवाद या शिकायत का निवारण के लिए
दोस्तों प्रावधान कर सकती है, ठीक है, कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय नदी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के मुद्दों पर संसद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकती। तो दोस्तों सीमित कर सकती है। तो ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित, ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। न तो एक सही है और नहीं तो 111 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों आधार वर्ष है वो है 2016। 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजीकरण का मुख्य उद्देश्य है दक्षता और उत्पादकता बढ़ाना। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर का प्रश्न है, रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो है 29.5%। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? बताइए कौन सा एक कथन है वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो सही वर्णित करता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो वो है दोस्तों वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह दोस्तों अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, स्वयं सहायता समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण व सामूहिक बचत। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उपभोक्ता फोरम में अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 दिनों के भीतर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, INGRAM पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये उपभोक्ता शिकायतों का एकीकृत समाधान। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 119 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता फोरम या आयोग होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं वैकल्पिक न्याय मंच होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो वो है दोस्तों GNP माइनस मूल्यह्रास, GDP प्लस विदेशों से प्राप्त सुधार माइनस मूल्यह्रास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 1 और 2 दोनों। 121 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस मानव विकास श्रेणी में शामिल है? किस मानव विकास श्रेणी में शामिल है? तो वो है दोस्तों मध्यम में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, UNDP की किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? UNDP की किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों इसमें HRD 2010। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कृषि मंडियों में किसान सेवा केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में कृषि मंडियों में किसान सेवा केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कृषि जानकारी और सहायता। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
124 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये दुर्गापुरा जयपुर में है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गापुरा जयपुर में। 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? राजस्थान वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12वां राज्य बना ये। कौन सा? 12वां। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के सोपानों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों समस्या समाधान विधि के सोपानों का सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों इसमें देखिए सोपानों का सही क्रम पूछ रहा है ये। ठीक है, और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताऊं कोट भाषा में ये उत्तर देना है। ये टोटल दोस्तों देखिए कितने हैं, 5 है। ठीक है, 6 है। तो दोस्तों इन सोपानों समस्या समाधान विधि के सोपानों का सही क्रम है, तो यहाँ पर सही क्रम में दोस्तों आपको डायरेक्ट बता देता हूं। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों समस्या को पहचानना एवं उत्पत्ति एवं चयन ये नंबर 1 पे आएगा। ये क्रम बिल्कुल सही दे रखा है। समस्या को परिभाषीकरण है, समस्या का परिभाषीकरण, समस्या संबंधी आवश्यक तथ्यों का संगठन, समस्या संबंधी परिकल्पनाओं का निर्माण व उनकी जांच करना, समस्या संबंधी तथ्यों की विवेचना एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों की सत्यता की जांच या मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर निम्न कथनों पर उपयुक्त उपागम के संबंध में विचार कीजिए। दोस्तों अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें कौन से उपागम से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर वास्तविक जीवन, ये देखिए इन सबको पढ़ लीजिए आप, मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए ये सारे के सारे हैं, ये अनुभवजन्य उपागम से संबंधित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में समस्या समाधान उपागम का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों मुख्य लाभ है छात्रों में तर्क शक्ति व विश्लेषण क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के गामक कौशल संबंधी समस्या नहीं है। बच्चे के गामक कौशल संबंधी समस्या नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक एक शब्द करके पढ़ना। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 130 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने के दौरान आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों विरोध से पूरी तरह बचे। विरोध से पूरी तरह बचे। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा दोस्तों गरिमापूर्ण चर्चा शुरू करने के लिए उन्हें उचित योजना से प्रारंभ करें। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए रेडियो टेप रिकॉर्डर पॉडकास्ट किस श्रेणी की सहायक सामग्री में आते हैं? तो बताइए कौन सी सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं ये? तो ये आते हैं दोस्तों श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं प्रतिमूर्ति। 1 नंबर ऑप्शन सही। 133 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक देखता है कि बच्चा कक्षा में सामाजिक बातचीत में संघर्ष करता है। बच्चे के सामाजिक विकास को सहयोग देने के लिए शिक्षक को मुख्य रूप से किस सामाजिकरण कारक को शामिल करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है साथी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, साथी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया गया है? तो बताइए किस दृष्टिकोण पर दोस्तों विचार है वो किया गया है? तो यहाँ पर है अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए मूर्त उदाहरणों एवं अनुभव से सीखना ये सही है। तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर अवधारणा के माध्यम से सीखना ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला है वो सही है, केवल 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों देखिए, छात्रों की कमजोरियों की सही पहचान करना, यह जानना कि किस बिंदु पर कठिनाई हो रही है, प्रभावी एवं परिणामकारी शिक्षण सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। अब देखिए अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 136 नंबर प्रश्न है, अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो अंतिम चरण कौन सा है? तो दोस्तों यह अंतिम चरण है निष्पादन का सत्यापन। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो वो है सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक बालक जो किसी एक विशेषता जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। तो ये देता है दोस्तों आनुवंशिकी के। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने। 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 141 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो वो कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला दोस्तों व्यक्तिगत कारक है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए अधिगम प्रक्रिया में ऐसे अनेक कारक है। ठीक है, जो अधिगम को प्रभावी बनाने में सहायक है। कुछ कारक अधिगम में बाधा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो किसके अनुकूलन पर? तो दोस्तों ये व्यवहार के। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन से संलीनता के लक्षण है? कौन से संलीनता के लक्षण है? तो वो है दोस्तों इसमें कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेक्षण। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। 144 नंबर का प्रश्न है, मानव आवश्यकताओं का पदक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदक्रम किसने दिया? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बताइए, मानव आवश्यकताओं का पदक्रम किसने दिया? तो ये पदक्रम दिया था दोस्तों मेस्लो ने। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शिक्षक ने देखा कि रमन को सही वर्तनी लिखने से परेशानी है। वह बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाता। वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है। उसे कौन सी विकलांगता या असमर्थता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर इसमें डिस्ग्राफिया 2 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर इसमें सम्मिलित होते हैं दोस्तों, देखिए ऑनलाइन सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, वेबसाइट से सीखना। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, रोम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो क्या सही है? तो दोस्तों वो है रीड ओनली मेमोरी। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 148 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या टेलीविजन चैनल है? क्या एक टेलीविजन चैनल है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वयं प्रभा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में एफटीपी का तात्पर्य है। एफटीपी दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 150 नंबर प्रश्न है, कभी कभी किसी वेब पेज पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया जाता है तथा आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के पिक्चर फॉर्मेट में दर्शित टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? उसको कैप्चा बोलते हैं दोस्तों। कैप्चा अक्षर लिखे हुए आते हैं, उसको दोस्तों टाइप करना होता है, कैप्चा बोलते हैं। 4-5 अक्षर लिखे हुए आते हैं। तो यहाँ पर इसमें कैप्चा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।